जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है वन डे वन चैप्टर, और ये ज्ञान बिंदु के बायोलॉजी के फुल नोट डिटेल्स देख रहे हैं, वो भी हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर है और आज हमारा ये 80 चैप्टर समाप्त होने वाला है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से पूरा हम लोग कंप्लीट करते आए हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से देख लीजिए। और ये टोटल 80 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप नहीं देखें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख लीजिए। तो बस वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि वन डे वन चैप्टर अपने आप में थोड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पर्यावरण के अजैव घटक में होने वाला अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उससे प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे अवांछित परिवर्तन का मुख्य कारण है मानव का अपना स्वार्थ एवं सुख, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई औद्योगिकीकरण और बढ़ता हुआ नगरीकरण से पर्याप्त का स्वाभाविक संतुलन बदला गया है, जिससे मानव का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया। पर्यावरण या पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ने वाले रासायनिक या अन्य पदार्थ जो प्रदूषण के कारण बनते हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं। अपने प्रकृति के अनुसार प्रदूषकों की नई श्रेणी है, जिसमें प्रमुख है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, और तीसरा में जैविक निम्नीकरण, और चौथा में है जैव अनिम्नीकरण। तो पहला हम लोग देखेंगे प्राथमिक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण से पहुंचता है और अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे CO2 और DDT। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के आसपास होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, जैसे O3, NH3 और PN। उसके बाद अगला है जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित अपघटक द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जंतुओं के मल मूत्र, उसके बाद वाहक मल जल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज यानी कि कपास निर्मित वस्तु, जंतु, पेड़ पौधा की मृत शरीर या लकड़ी, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण के एग्जाम्पल हैं। अगला है इसी में है जैव अनिम्नीकरण। तो यह प्रदूषक का जैविक अपघटक नहीं हो पाता है और न ही किसी अन्य प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट होता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक के तुलना में यह प्रदूषक पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसका एग्जाम्पल है कीटनाशी तथा पीड़कनाशी, DDT, सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पारा और रेडियोधर्मी पदार्थ तथा अन्य रसायन। अब हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाए हुए हैं। वायु में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.9% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस पाए जाते हैं। वर्तमान समय में वायु में कई अवांछित पदार्थ यानी कि प्रदूषक मिलकर वायु के अवयवों को संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसके कारण वायु के गुणवत्ता में निरंतर कमी आ रही है। वायु के अवयवी गैस का संतुलन बना रहना या वायु का शुद्ध रहना मनुष्य ही नहीं वरन सभी जैविक समुदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस है। वायु में उपस्थित प्रदूषक गैस में आधी हिस्सेदारी केवल कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है। वायुमंडल में आने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत स्वचालित वाहन तथा परिवहन के अन्य साधन हैं, जिनमें वैज्ञानिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह गैस जैविक ईंधन के अपूर्ण दहन से, सिगरेट के धुएं, एल्युमिनियम संयंत्र से वायुमंडल में आता है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है तथा सांस द्वारा अंदर जाने पर यह गैस कोई जलन भी उत्पन्न नहीं करता। इस गैस की रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुनी अधिक होने के कारण इसकी अल्प मात्रा में ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वास रोध से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से मनुष्य में स्थिरता तथा चक्कर आने लगता है। बच्चों में यह कम वजन का होना भी इसका एक अन्य प्रभाव है। अब दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में 0.03% है और कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा 0.03% वायु में रहना अत्यंत आवश्यक है, परंतु ईंधन के जलने, कारखाने तथा यातायात के साधन बढ़ने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। वायु में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम स्वरूप वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि एवं हरित घर प्रभाव, ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और मनुष्य में सिर दर्द, उल्टी आदि उत्पन्न होता है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ईंधन के दहन एवं मोटर वाहनों से न सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आते हैं, बल्कि कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजोपायरीन, इथाइलिन, बेंजीन, एसिटिक अम्ल भी वातावरण में प्रवेश कर वायु को प्रदूषित करता है। इन हाइड्रोकार्बन की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधे के समय से पहले पत्तियां एवं पुष्प कलियां में पीलापन आ जाता है एवं ये झड़ जाती है। मनुष्य में ऐसे हाइड्रोकार्बन फेफड़े के कैंसर के कारण बन जाते हैं। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो मोटर वाहन, बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, खाद्य तथा कीटनाशक उद्योग से विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड निष्कासित होकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मुख्यतः NO तथा NO2 है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। NO2 भूरी विषैली गैस है जिससे वायुमंडल में भूरे रंग का धूल बनता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण मानव रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कमी आ जाती और अम्ल वर्षा हेतु भी यह गैस उत्तरदायी है। अब हम लोग देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के यौगिक, बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, उद्योग, पारिश्रीकरणशाला, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड CO3 तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक की सांद्रता बढ़ने से मानव तथा वनस्पति दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और SO2 के प्रभाव से मुंह, गला एवं आंखों में रूखापन पैदा हो जाता है। SO2 तेज गंध वाली गैस है जो कफ पैदा करता है एवं श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है। SO2 के कारण पौधे के पत्तियां का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और ये कोशिका द्वारा ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग धुएं के बारे में पढ़ेंगे। स्मोक, धुएं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण का बना होता है। यह धुआं घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन, औद्योगिक संयंत्र से वायुमंडल में मुक्त होता है। धुएं में राख, धूलकण और कालिक हानिकारक गैस, महीन रेशों जैसे कई वायु प्रदूषक मौजूद रहते हैं जो पौधे एवं मनुष्य को विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाता है। धुएं के कारण मनुष्य में दम्मा, फेफड़ा का कैंसर, खांसी, श्वास संबंधित रोग और आंखों में जलन जैसी बीमारी होती है। धुएं के प्रभाव से पौधे में पत्तियां काली या पीली होकर वृक्ष से झड़ जाती है। अब धुंध यानी कि स्मोक्स के बारे में पढ़ेंगे। धुंध दो शब्द धुआं तथा कोहरा से मिलकर कोहरा बना है। ठीक है, कोहरा बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जल के सूक्ष्म कण वायु में निलंबित रहते हैं और कोहरा में जब धुआं मिलता है तो धुआं का निर्माण होता है जो शहरों के ऊपर पराया छाए रहते हैं। धुंध दो प्रकार के होते हैं, सल्फ्यूरस स्मोक्स तथा प्रकाश
रासायनिक स्पॉन्ज। सल्फ्यूरस स्पॉन्ज धुआं, कोहरा तथा सल्फर के ऑक्साइड के मिश्रण होने से बनता है। यह स्पॉन्ज अपकारक की तरह व्यवहार करता है तथा यह सूर्योदय के बाद ही प्रभावी होता है। सल्फ्यूरस स्पॉन्ज को लंदन टाइप स्पॉन्ज भी कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक स्पॉन्ज की उत्पत्ति सूर्य की उत्पत्ति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के विघटित एवं आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह स्पॉन्ज ऑक्सीकरण होता है तथा यह इसे लॉस एंजेलिस स्पॉन्ज भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक स्पॉन्ज बनने की विभिन्न चरण। तो देखिए, पहला क्या है, इंजन के अंदर उच्च ताप पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके नाइट्रेट ऑक्साइड बनता है। N2 और O2 मिलकर 2N2 बनता है। नाइट्रेट ऑक्साइड वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, जैसे 2N2 और O2 ये मिलकर बनता है 2NO2। N2O पुनः सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ये ओजोन बनता है और NO2 प्लस O2 ये भी रे के द्वारा O3 और NO बनता है। ठीक है, पुनः NO और O3 गैस हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कर अनेक हानिकारक रसायन और फॉर्मल्डिहाइड, पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PNA आदि बनाती है। ठीक है, NO या NO2 प्लस हाइड्रोकार्बन से PAN बनता है। प्रकाश रासायनिक स्पॉन्ज का मुख्य अवयव ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे NO कहते हैं और फॉर्मेहाइड और परऑक्सीसिएटिल नाइट्रेट यानी कि PN बनता है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक के प्रभाव से धातु, पत्थर, रबर तथा रंगे हुए सतह का क्षय होता है। ओजोन तथा PNA के कारण आंखों में जलन होती है। ओजोन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड से नाक तथा गला भी प्रभावित होता है। अब हम लोग भारी धातु पढ़ेंगे यानी कि हैवी मेटल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योग से भारी धातु जैसे निकल, सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, जिंक, बेरिलियम आदि के यौगिक वायुमंडल में निष्कासित होते रहते हैं, जिनका जीवों के शरीर पर अनेक तरह के प्रभाव पड़ता है। लेड एक विषैली धातु है। लेड धातु युक्त हवा में सांस लेने से लेड हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर लेड विषाक्तता उत्पन्न करता है। इसके मुख्य लक्षण है उल्टी, नींद न आना, ठीक है, और कब्जियत, थकावट तथा रक्त में कमी। इसके अतिरिक्त लेट में मानसिक विकृतियाँ पैदा होती है। पारा धातु तथा उसके यौगिक विषाक्तता होते हैं। कल कारखानों के कचरे तथा खाद्यान्न के संरक्षण में उपयोग आने वाले कीटनाशक में पारा का यौगिक मौजूद रहता है। पारा विषाक्तता के कारण मीनामाता रोग होता है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दृष्टि और श्रवण क्षमता स्थिर पड़ जाती है। अत्यंत दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। कैडमियम श्वास जहर का काम करता है एवं उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों का जनक होता है। घरेलू अपमार्जक तथा पीड़कनाशी। अब हम लोग पढ़ेंगे घरेलू अपमार्जक तथा पीड़कनाशी के बारे में। आजकल लोग अपने घरों में मच्छर, चूहे, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा और दीमक जैसे कीड़ों को मारने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। इस कीटनाशकों से में एडिलीन, फिलेट और गेमेक्सिन, DDT, फिनाइल जैसे विषैले रसायन होते हैं। ये रसायन खाद्य श्रृंखला के अंग बन जाते हैं, जिसका शिकार कुछ समय बाद मनुष्य स्वतः हो जाता है। इन विषैले रसायनों के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है और लीवर तथा त्वचा रोग होने लगता है। इसके अलावा ये रासायनिक श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र भी हानि पहुंचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोराइड युक्त खनिज मृदा पत्थर से जहरीली गैस
फ्लोराइड उत्सर्जित होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते रहता है, और फ्लोराइड की वायु में सांद्रता बढ़ने से पत्तियों के सिरे एवं किनारे पर क्लोरोसियम तथा नेक्रोसिस उत्पन्न होता है। पशु जब ऐसे चारे खाते हैं जिनमें फ्लोरीन के यौगिक मिले हो तो उनमें फ्लोरिस हो जाता है, जिससे पशु के वजन में कमी, लंगड़ापन तथा अतिसार जैसे रोग होता है। अब हम लोग ओजोन पढ़ेंगे, O3 के बारे में। ओजोन O3 समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, परंतु वायुमंडल के कम ऊंचाई पर ओजोन का सांद्रता बढ़ना पौधा तथा जीवों दोनों के लिए हानिकारक होता है। ओजोन की सांद्रता जब 0.01 ppm होती है तो बहुत से पौधे जैसे चीड़, सेम, टमाटर, तंबाकू आदि को क्षति पहुंचाता है। ओजोन की मात्रा बढ़ने से जीवों में श्वसन दर, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण डीएनए अणु का टूटना और मोतियाबिंद, खांसी, आँख और छाती में जलन होने लगती है। अब एरोसॉल पढ़ेंगे। एरोसॉल के बारे में। एरोसॉल रसायनों का एक समूह है जो वाष्प के रूप में वायु से मुक्त होता है। वायुमंडल में 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को भी एरोसोल कहा जाता है। इनमें मुख्यतः फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन आदि आते हैं। एरोसॉल मुख्यतः वायुयान, एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटर, सुगंधियाँ आदि से मुक्त होते हैं। एरोसॉल क्या है? एरोसॉल जब वायुमंडल में कम ऊंचाई पर रहते हैं तो कोई विशेष हानि नहीं पहुंचती है, परंतु जब यह समताप मंडल में फैलते हैं तो ओजोन परत का काफ़ी हानि पहुंचते हैं, और जिसके कारण फलस्वरूप पराबैंगनी किरणें की अधिक मात्रा धरती पर पहुंचकर तापमान में वृद्धि पौधा एवं जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा मनुष्य में त्वचा कैंसर पैदा करती है। ठीक है, ये एरोसोल इतना हानिकारक है। अब हम लोग फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर है जिसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा इस पाउडर में सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर जैसी धातु के सूक्ष्म कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश का उत्सर्जन मुख्य रूप से कोयला से चलने वाले विद्युत गिरी से होता है और यह दूर दूर तक वायु में फैला रहता है। फ्लाई ऐसे जीवों के श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह पौधे के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर देता है। फ्लाई ऐश को वायुमंडल में जाने से रोकने के लिए चिमनियों में इलेक्ट्रिक अवक्षेपक का इस्तेमाल किया जाता है। निलंबित कणीय पदार्थ 0.1 mu से 100 mu आकार के ठोस एवं द्रव कण को निलंबित कणीय पदार्थ है जो विभिन्न औद्योगिक इकाई, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से वायुमंडल में आते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। 10 mu से छोटे आकार के कण को तथा PM10 तथा 1.5 mu से छोटे कण को PM2.5 कहते हैं। ये सूक्ष्म कण श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंचकर कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक वायु प्रदूषक के बारे में देखेंगे। तो प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले जहरीले गैस, परागकण, जीवाणु, धूलकण आदि आते हैं। हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापन, तो हरित गिरी प्रभाव को समझने से पहले हरित गिरी यानी कि ग्रीन हाउस को जान लेना आवश्यक है। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही विकसित होते हैं। उनके लिए शीशे की दीवारें में निर्मित घर बनाया जाता है जिसे हरित गिरी या पौधा घर कहते हैं। इस हरित गिरी के शीशे के दीवार द्वारा सूर्य से प्रकाश दृश्य विकिरणीय एवं छोटी तरंगदैर्घ्य वाली
अवरक्त विकिरणीय प्रवेश करती है तथा पौधे घर की सतह को तृप्त कर देती है। पौधा घर की सतह तृप्त होने के पश्चात मुख्यतः लंबी तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरणीय उत्सर्जित होती है, जिन्हें शीशे की दीवारें पर परावर्तित कर देती है और पौधा गर्म घर बना रहता है। पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस को गर्म वातावरण पौधे के विकास के लिए अनुकूल होता है। वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हरित गृह जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। सूर्य के कारण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो दृश्य विकिरणीय तथा छोटे तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरण हवा से होती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर उसे गर्म करती है और पृथ्वी की गर्म सतह से पुनः लंबी तरंगदैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरणीय उत्सर्जित होती है, जिसे वायुमंडल में स्थित CO2 पृथ्वी के सतह की और ही परिवर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी को गर्म करने में जिस गैस का योगदान है उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। वैश्विक तापन में सर्वाधिक योगदान देने वाला ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बाद प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस प्रतिशत योगदान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस में प्रतिशत जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रकृति। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रकृति रूप से होने वाली क्रिया है जिससे धरती का तापमान एक निश्चित स्तर पर बना रहता है। अगर यह क्रिया धरती पर न हो तो इसके सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। परंतु ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता धरती के तापमान को आवश्यकता से अधिक बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि पिछले 100 वर्ष से पृथ्वी का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के ताप में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ग्रीन हाउस गैस के कारण उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना पड़ जाती है। जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन जिनमें पूरा जैविक समुदाय प्रभावित होता है। पृथ्वी का ताप बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे, अतः समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्र जल में डूब जाएंगे। तीसरा, अत्यधिक गर्मी में कृषि उत्पादन घट जाता है। हरित गृह प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग होना चाहिए। दूसरा, वृक्षारोपण में वृद्धि करनी चाहिए तथा उन्मूलनों में कमी लानी चाहिए। तीसरा है, ऊर्जा क्षमता में सुधार लानी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अब ओजोन अपक्षय क्या है? ओजोन अपक्षय सूर्य की किरणें में उपलक्ष्य पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक है। ये पराबैंगनी विकिरण मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि को जन्म देती है। इस हानिकारक पराबैंगनी से पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत समताप मंडल में 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र में व्याप्त है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को धरती के वायुमंडल में पहुंचाने से रोकती है। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ही ऑक्सीजन के अणुओं पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से होता है तथा ओजोन का निर्माण के साथ साथ क्षय भी होते रहता है। समताप मंडल में ओजोन के निर्माण एवं
क्षय के बीच एक संतुलन बना रहना आवश्यक है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मानव के आधुनिक जीवन शैली, मानव के आधुनिक जीवन शैली में कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन मिथाइल क्लोराइड समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर उन्हें ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़ देता है और फलस्वरूप दिनों दिन ओजोन परत अब क्षय हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के क्लोरीन के एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को विखंडित करने की क्षमता रखता है। ओजोन अपक्षय का सर्वाधिक असर अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में खासकर देखा गया है। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत का इतना अधिक क्षय हो गया है कि उसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यह अंटार्कटिक के ऊपर के परत को बहुत ही पतली परत है। ठीक है, ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा की जाती है। एक डॉप्सन यूनिट युद्ध ओजोन की 0.01 mu मोटाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रता 300 डॉप्सन यूनिट होनी चाहिए, लेकिन जब ओजोन का सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट से कम होता है तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। सर्वप्रथम 1974 में शेरवुड रॉलैंड तथा मारियो मोलिना ने यह पता लगाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण समताप मंडल के ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। 1985 में जोसेफ फार्मन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश टीम ने यह पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल के ओजोन परत पर बृहद स्तर पर क्षय हुआ है। जोसेफ फार्मन के प्रमाण के अनुसार वसंत ऋतु सितंबर-नवंबर में अंटार्कटिका के ऊपर के ओजोन परत में 40% क्षय हो जाता है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, शीतलक, जेट इंजन, अग्निशामक उपकरण, गद्देदार फोम आदि में रहते हैं। ओजोन की यह क्षति को कम करने के लिए विश्व के लगभग देश में CFC का उपयोग बंद कर दिया है। ठीक है, तथा इसकी जगह पर क्लोरीन सहित अपेक्षाकृत महंगे फ्लोरोकार्बन विकसित किए जा रहे हैं। गौरव तल यह है कि ओजोन का लगभग 10% हिस्सा क्षुमंडल में व्याप्त है और ओजोन का यह हिस्सा स्मॉग एवं वायु प्रदूषण का निर्माण कर मानव स्वास्थ्य समेत समस्त जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। क्षुमंडल स्थित ओजोन के इस 10% हिस्से को बुरा ओजोन कहते हैं। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि यह कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक फॉर्मेट का काम किया गया है। परंतु वियना कन्वेंशन में अपने क्षय के उत्तरदायी CFC के गन उपयोग में CFC गैस के उपयोग में कमी लाने हेतु कोई बाध्यकारी नियम नहीं था। ओजोन अपक्षय को रोकने हेतु 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत विकसित देशों को 2000 तक तथा विकसित देशों को 2010 तक CFC का उपयोग एवं उत्पाद पूरी तरह से प्रभावित करना है। भारत में ओजोन परत की संरक्षण।
उसके बाद है 50 MU से छोटे प्रदूषक कण की अलग अलग हेतु साइक्लोन संग्रहक तथा स्थिर विद्युत आवेक्षित का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रदूषकों को हानि रहित उत्पादों में बदल देना। तो इसमें क्या है, पहला क्या, इस प्रक्रिया में प्रदूषक को हवा में ऑक्सीकृत करवा दिया जाता है। मोटर वाहनों में इसके लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है और मोटर वाहनों से निकलने वाला हानिकारक गैस एवं हाइड्रोजन कार्बन जब कैटेलिटिक कन्वर्टर से गुजरता है तो उनका पुनः दहन हो जाता है और इसके बाद उत्सर्जित गैस हाइड्रोकार्बन के तुलना में कम हानिकारक होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर ऐसे इंजन में अच्छी तरह काम करता है जिसमें सीसा मुक्त पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल में सीसा रहने में कैटेलिटिक कन्वर्टर में मौजूद उत्प्रेरक का कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देता है। अब हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण रोकने के लिए समान उपाय। तो पहला है सीसा रहित एवं सल्फर रहित पेट्रोल के उपयोग के साथ साथ इंजन से कम धुआं उत्सर्जित हो इसका उपाय करना चाहिए। उसके बाद उद्योगों और उद्योगों की प्रतिष्ठान परिष्करणशाला को आबादी से दूर खोलना चाहिए। तीसरा है उद्योगों की चिमनी हवा में काफ़ी ऊपर हो एवं इसमें फिल्टर लगी होनी चाहिए। डीजल इंजन का कम से कम उपयोग होना चाहिए। वनारोपण करनी चाहिए, ठीक है, वनारोपण करनी चाहिए तथा वन की कटाई का पूर्ण प्रतिबंध करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह एक मुख्य कारण है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में इस सूचकांक की शुरुआत 6 अप्रैल 2015 को कुल 10 शहर वर्तमान में 19 में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु की गई। इस सूचकांक में कुल 8 प्रदूषककारी तत्व PM10 और PM2.5 और नाइट्रोजन CO और SO2 और NH3 और O3 तथा PB यानी कि लेड को ध्यान में रखकर वायु की उच्च गुणवत्ता सूचकांक बनाए गए। ये 6 गुणवत्ता सूचकांक है अच्छे, जो 0 से 50 असंतोषजनक, 51 से 100 समान प्रदूषण, 101 से 200 जो खराब है और 201 से 300 तक बहुत खराब है और 401 से गंभीर और 401 से 500 तक बहुत ज़्यादा ही खराब है। उसके बाद क्या, प्रत्येक शहर में प्रतिदिन 4 PM में वायु गुणवत्ता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लाने हेतु यह अधिनियम संसद 29 मार्च 1981 को पारित किया गया और 16 मई 1981 में यह पूरे देश में लागू हुआ और अधिनियम में मुख्य रूप से मोटर गाड़ी तथा औद्योगिक इकाई से निकलने वाले धुएं एवं गंदगी के स्थान पर निर्धारित करने वाला उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है और आगे चलकर 1987 में इसी अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया और यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल औद्योगिक इकाई की निगरानी की शक्ति देता है बल्कि यह प्रदूषण इकाई को बंद करने का भी अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। 1981 में
वायु प्रदूषण से संबंधित कार्य भी सौंप दिया गया। यह बोर्ड जिम्मेदार है प्रदूषण स्तर का मापन, वर्गीकरण तथा इसके नियंत्रण का उपाय बताना तथा जलवायु ध्वनि की गुणवत्ता को तय करना। और इसके अलावा यह बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। अब जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन यानी कि जीवन के लिए जल अनिवार्य है और साथ ही यह कृषि उद्योगों के लिए भी परम आवश्यक है। और लवण जल का वितरण असमान है तथा इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही। इस स्थिति में अगर जल दूषित हो जाए तो यह एक गंभीर संकट पैदा करेगा। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो इससे यह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयोग हो जाता है, तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। जल के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, बिंदु स्रोत तथा अबिंदु स्रोत। ठीक है, जल स्रोत के निकट स्थित बिजली घर, भूमिगत कोयला खदान, तेल कुआं आदि बिंदु स्रोत के उदाहरण है। यह स्रोत प्रदूषण को सीधे ही जल में प्रभावित कर देता है। जल प्रदूषण के अबिंदु स्रोत विभिन्न स्थानों पर फैले होते हैं। जल प्रदूषण के अबिंदु स्रोत विभिन्न क्षेत्रों पर फैले होते हैं और इसके अंतर्गत खेत, बगीचा, निर्माण स्थल, जल भराव और सड़क, गलियों से बहने वाला जल आते हैं। जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है घरेलू अल्पमार्जक। तो घरेलू अल्पमार्जक में आता है कि हम लोग अपने घरों में प्रतिजन बर्तन मांजने, कपड़ा धोने में अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। इन अपमार्जक में फास्फोट, नाइट्रेट, एल्कल, बेंजीन, सल्फोनेट हानिकारक अम्ल होते हैं जो अनंत नदी तालाबों में जल पहुंचकर उसे प्रदूषित करता है। अकार्बनिक रसायन जैसे फास्फोट, नाइट्रेट का जलाशय में एकत्र होना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण के कारण शैवालों में वृद्धि होती है और यह जलाशय की सतह पर फैल जाता है और इन शैवालों में विषैले रसायन उत्पन्न होते हैं जो जलाशय के अन्य जीवों के लिए बहुत हानिकारक होता है। सुपोषण के कारण तेजी से होने वाला शैवालों की वृद्धि को जल प्रस्फुटन कहते हैं। वाहित मलजल, आजकल सभी बड़े शहरों को गंदगी, मानव अपशिष्ट नालों के द्वारा नदियों में गिरा दिया जाता है और इतने व्यापक पैमाने पर अपशिष्ट को नदियों में डालने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा BOD बढ़ जाता है, जिसके कारण जलीय जीव खासकर मछली मारने लगता है। अब है औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट में आता है नदियों किनारे बड़े बड़े व्यावसायिक नगर के कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट सीधे नदियों में ही प्रभावित कर दिया जाता है। इन अपशिष्टों में लोहा, फेनाइल, क्लोरीन, तेल, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया तथा अन्य कई भारी धातु होते हैं जो नदियों में पानी का न सिर्फ स्वाद खराब करता है बल्कि उनसे तीव्र गंध भी आने लगती है। अब उर्वरक तथा पीड़कनाशी, बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उपज अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए आज रासायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशी का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। उर्वरक तथा पीड़कनाशी में उपस्थित खतरनाक रसायन वर्षा जल की नदी तथा अन्य मलाशय पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देती है, जो न सिर्फ जलीय जीवों के लिए बल्कि मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती है। और पीड़कनाशी में DDT जैसे खतरनाक रसायन पौधे के द्वारा खाद्य श्रृंखला के हर पोषी स्तर में पहुंचते हैं। इनका मात्र पहले स्तर में अलग पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है और इस क्रिया को जैव अवर्धन कहते हैं। अब तापीय जल प्रदूषण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जलीय
तापीय जल प्रदूषण औद्योगिक इकाई, बिजली संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर में इंजनों को ठंडा रखने हेतु जल का प्रयोग किया जाता है और उपयोग पश्चात गर्म जल को ही जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है और अचानक दाब वृद्धि होने पर जलीय जीव में वनस्पति मरने लगते हैं। अब है भारी धातु। अब भारी धातु के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट में कई भारी धातु होते हैं, जैसे पारा, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम आदि पाए जाते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ जब जल स्रोतों से मिलते हैं तो जल ना तो मनुष्य के लिए उपयोगी रहता है और न ही जलीय जीवों के लिए। भारी धातुओं का जल में साधारणता जब लगातार बढ़ती है तो ऐसे जल उपयोग करके कई तरह के रोग होते हैं। अब पेयजल में सीसा का अधिकतम स्वीकार क्षमता 50 ppm निर्धारित किया गया है, इससे अधिक सांद्रता से सीसा विषाक्तता होती है, जिससे मानव की किडनी, यकृत तथा प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 50 ppm निर्धारित की गई, लेकिन 20 ppm से अधिक नाइट्रेट युक्त जल ही बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों में मेटाहीमोग्लोबिनिया या बच्चों वाला नीला रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों की त्वचा हल्के नीले रंग की हो जाती है और फ्लोराइड की 1 ppm मात्रा ही दांतों का इनेमल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफ़ी है और फ्लोराइड की सांद्रता 2 ppm हो जाने पर दांत बदरंग दिखने लगते और अगर फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाए तो दांत तथा हड्डी से संबंधित रोग फ्लोरोसिस हो जाता है। अच्छा, जल में जब फास्फेट की सांद्रता 500 ppm हो जाए तो ऐसा जल कड़वापन आ जाता है और पेयजल में धातु का WHO द्वारा प्रभावित अधिकतम सांद्रता जैसे Fe 0.2 ppm और इसमें कॉपर Cu 3.0 ppm होता है। Mn में 0.05 ppm और इसमें जिन होता है 5.0 ppm। Cd में होता है 0.00 ppm। अच्छा, पीने युक्त जल की निम्नलिखित 3 गुणों का अनिवार्य है। पहला है जल पारदर्शी, रंगहीन तथा गंधहीन होना चाहिए। दूसरा है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हुआ होना चाहिए। तीसरा है जल हानिकारक रसायन एवं जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग जलीय जीवों के संदर्भ में जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा 8.00 mg पर लीटर से कम हो जाती है, तो ऐसे जल में संदूषित कहा जाता है और जब यह मात्रा 4 mg प्रति 1 से कम हो जाता है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय में आता है किसी जल प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः घरेलू एवं औद्योगिक वाहित मल जल के कारण ही जल प्रदूषित होता है। अगर घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट को उपचार करने के बाद जल स्रोतों में प्रभावित न करे तो काफ़ी हद तक जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट या वाहित मल जल का उपचार 3 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण, इस चरण में अपशिष्ट से बड़े तथा लंबे कणों को अलग किया जाता है। इसके लिए अपसादन, पलवन, छानन आदि विधि का प्रयोग में लाई जाती है। द्वितीय चरण में इस चरण में प्रदूषित जल को प्राथमिक उपचार प्रथम चरण के बाद एक ऑक्सीकरण ताल में जमा किया जाता है और जहां जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है। द्वितीय चरण में जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषक नष्ट हो जाते हैं और अंत में क्लोरीन का उपयोग जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तृतीय चरण प्रदूषित जल का
द्वितीयक या द्वितीय उपचार के बाद जल फास्फोट नाइट्रेट तथा अन्य अकार्बनिक पदार्थ मौजूद रह जाते हैं और इन्हें दूर करने हेतु रिवर्स परासरण ऑक्सीकरण जैसी रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण की अपेक्षा यह चरण काफ़ी खर्चीला होता है, अतः जल को प्रदूषण रहित बनाने हेतु 2 चरण का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार के निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला गंगा एक्शन प्लान है। पहला क्या है? गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी बेसिन में भारत की 35% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यह नदी अपने अफवाह के आधे भाग प्रदूषित हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त करना, और यह प्लान 1986 से 1935 तक चला। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया तथा गंगा नदी में संबंधित सभी कार्य योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया। इस प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाया जा रहा है और वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों में फैले 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है। अब है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीवों द्वारा एवं प्रदूषण को खत्म करना है। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में 20,000 करोड़ राशि आवंटित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम 1974। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य स्तर पर प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई और यह बोर्ड जल प्रदूषकों को मानक तय करता है तथा प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों की एकत्रित करता है तथा सरकार को प्रदूषण रोकने के उपाय के संबंध में सलाह देता है। इतना ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे विकिरण प्रदूषण। क्या देखेंगे? विकिरण प्रदूषण यानी कि रेडियो सक्रिय। क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा इससे निकलने वाली अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें विकिरण जब वायुमंडल, जल या अन्य अजैव घटकों में पहुंचाते हैं तो इसे विकिरण प्रदूषण कहा जाता है। विकिरण प्रदूषण का स्वरूप एवं प्रभाव अन्य प्रदूषण से बिल्कुल भिन्न है। विकिरण प्रदूषण के प्रकृति तथा मानव निर्मित दोनों कारण हैं। विकिरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है विकिरण प्रदूषण में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचे अंतरिक्ष किरणें जो कॉस्मिक रेज का भी है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर यूरेनियम 235 और रेडियम 224 और थोरियम 232 जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें लगातार विकिरण निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होने वाला नाभिकीय ईंधन में विकिरण प्रदूषण हेतु जिम्मेदार है। नाभिकीय रिएक्टर के अपशिष्ट जहाँ पर भी फेंका जाता है वहाँ लोग के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बहुत से रेडियो एक्टिव पदार्थ वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक्सरे, सीटी स्कैन तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह भी विकिरणीय प्रदूषण के हेतु जिम्मेदार है। अब वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी समक्ष देश लगातार नाभिकीय स्तरों का परीक्षण कर रहे हैं। यह परीक्षण अधिकांशतः समुद्र में होता है जिसके फलस्वरूप समुद्री जल में स्ट्रांशियम 90 और सीजियम 137 और कार्बन 40 और ट्रिटियम जैसे घातक रासायनिक पदार्थों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अब देखेंगे विकिरण प्रदूषण के प्रभाव। विकिरण प्रदूषण के प्रभाव में अपशिष्ट के रूप में
अपशिष्ट के रूप में फेंके गए रेडियो सक्रिय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर स्थलीय एवं जलीय जंतु में पहुंच जाते हैं और उनके प्रकार के बीमारी फैलाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी फैलाते हैं। अगर यह पदार्थ के उच्च मात्रा जीवों में पहुंच जाए तो जीव की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अधिक समय तक बार बार रेडियो सक्रिय पदार्थ के विकिरण में प्रभावित न हो पर रक्त कैंसर ल्यूकेमिया हो जाता है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों में उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवों के जीन एवं गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे शरीर में विकृत तथा असमान विकास जैसे लक्षण आ जाते हैं। विकिरण प्रदूषण के कारण शारीरिक दुर्बलता और जीवन अवधि कम आ जाती है। पराबैंगनी विकिरण में अधिक समय तक रहने पर त्वचा संबंधी रोग पिगमेंटोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पिगमेंटोसम। अब हम लोग देखेंगे इसी में देखेंगे रेडियो विकिरण जो अल्फा बीटा गामा है, इससे दृष्टि दोष यानी कि फेफड़ों में ट्यूमर तथा ऊतक का क्षय होता है। लगातार हानिकारक विकिरण वायुमंडल में अगर पहुंचते हैं तो इससे ओजोन परत का भी क्षरण होता है। अब हम लोग विकिरण प्रदूषण का नियंत्रण देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर, ऊर्जा घर, अनुसंसाधनशालाओं एवं नाभिकीय ईंधन परिवहन में रेडियो सक्रिय तत्व का रिसाव नहीं होना चाहिए। उन जगहों पर विकिरण प्रदूषण की जांच की अवस्था होनी चाहिए जहां इसका खतरा बना हुआ है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को स्टील एवं कंक्रीट से बने पात्रों में भरकर सील करना चाहिए और इसके बाद इसे पृथ्वी के काफ़ी भीतर गाड़ देनी चाहिए अथवा समुद्र में कम से कम 100 फैथम की गहराई में छोड़ना चाहिए। नाभिकीय संयंत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा एवं दुर्घटना पर सुनिश्चित सहायता का इंतजाम पहले से होना चाहिए। अब हम लोग ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण अनचाहे ऊंची आवाज़ में समांतर शोर कहा जाता है। शोर होने वाले हानिकारक प्रभाव को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत यातायात के विभिन्न साधन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, होम थिएटर तथा ऑर्केस्ट्रा साउंड, कारखानों का मशीन और कई आधुनिक घरेलू उपकरण जैसे मिक्सी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर आदि भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में संशोधन कर वायु प्रदूषण में ही ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया गया। ठीक, 1987 में जोड़ा गया। वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु नियंत्रण अधिनियम 1981 में संशोधन कर इसको वायु प्रदूषण में जोड़ दिया गया। तो ध्वनि का इकाई डेसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का इकाई क्या है? डेसिबल है। असाधारणतः डेसिमल जो होता है 25 से 30 डेसिमल की ध्वनि को ध्वनि सहन की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चतम का स्तर 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है और 80 डेसिबल की ध्वनि पर मनुष्य बेचैनी महसूस करने लगता है तथा 130 से 140 डेसिबल पर पीड़ा तथा सिर में दर्द होने लगता। अब क्या है, भारत में ध्वनि के संबंध में परवेशी वायु क्वालिटी मानक निम्नलिखित है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र, इसमें 75 सेंटीमीटर, ठीक है, दिन का समय 75 और रात के समय में 70। उसके बाद वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसिमल दिन में और रात में 55 डेसिमल। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45। अशांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, शिक्षा, न्यायालय में इसमें दिन में 50 डेसिमल और रात में 40 डेसिमल। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला है, लंबे समय तक तीव्र ध्वनि के प्रभाव से मनुष्य के संवेदना तथा भावनाएं क्षीण हो जाती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण 150 डेसिमल मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है और कभी कभी मनुष्य पागल हो जाता है। बहुत शोरगुल वाले वातावरण में रहने से मनुष्य में बहरापन की समस्या आ जाती है और तेज ध्वनि से शरीर में हमेशा दर्द रहता है और रक्तदाब बढ़ जाता है तथा हृदय की कार्य प्रणाली अवरुद्ध होने लगता है और अत्यधिक तीव्र ध्वनि से मानव स्वभाव में उत्तेजना तथा क्रोध पैदा होता है।
पैदा होता है और बहुत शोरगुल वाले वातावरण में रहने पर मनुष्य में बहरापन आ जाता है और तेज ध्वनि से शरीर में हमेशा दर्द रहता है और रक्त दाब बढ़ जाता है तथा हृदय की कार्य प्रणाली अवरुद्ध होने लगता है और अत्यधिक तीव्र ध्वनि से मानव स्वभाव में उत्तेजना तथा क्रोध पैदा होने जाता है। और उसके बाद क्या, तेज ध्वनि के कारण मानव के एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। तेज आवाज़ से नींद में बाधा उत्पन्न होती है और आंखें में पुतलियाँ चौड़ी हो जाती तथा किडनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रतिकूल असर डालता है और उनमें आंतरिकीय दोष होने की संभावना बनी रहती है। अब है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रमुख उपाय। तो प्रमुख उपाय में पहला उपाय आता है कि ऑटोमोबाइल तथा मशीनों का उचित रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए और उसमें समय समय पर ग्रीस एवं तेल का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद औद्योगिक इकाई को आबादी से दूर स्थापित करनी चाहिए और हवाई जहाज और यातायात के साधनों पर ऐसे इंजन का प्रयोग होना चाहिए जो कम ध्वनि पैदा कर सके। पुलिस अधिनियम 1961 के तहत पुलिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि वह त्यौहार और उत्सवों पर, ठीक है, गलियों में बजने वाले संगीत को तीव्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकता है और अतः लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ पैदा करने वाले साउंड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बने कानून का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को अपराध की श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 268 तथा धारा 290 का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे ठोस अपशिष्ट का निपटारा। तो ठोस अपशिष्ट का निपटारा में आता है ठोस अपशिष्ट पदार्थों का कूड़ा करकट भी कहा जाता है, ठीक है, कूड़ा करकट भी कहा जाता है। और ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत घर, पशुशाला के अपशिष्ट, अस्पतालों में अपशिष्ट और प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रिक अपशिष्ट आदि आते हैं। अगर इन ठोस अपशिष्ट को ठीक तरह से निपटारा नहीं किया गया तो इससे मृदा, वायु, जल सभी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे अंततः मानव भी प्रभावित होते हैं। ठोस अपशिष्ट के निपटारे हेतु प्रमुख विधि निम्नलिखित है। पहला है सैनिटरी लैंडफिल्स। इस विधि से ठोस अपशिष्ट को गड्ढा में डाला जाता है एवं प्रतिदिन कुछ मिट्टी से ढक दिया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल ठोस अपशिष्ट के निपटारे हेतु एक सस्ता तथा आसान विधि है, परंतु इससे समस्या का समुचित निदान संभव नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में अपशिष्टों की मात्रा इतनी अधिक है कि गड्ढे तुरंत भर जाते हैं, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि अपशिष्ट में उपस्थित रासायनिक पदार्थ रिसकर भौम जल की प्रदूषित कर देते हैं। उसके बाद भस्मीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भस्मीकरण यह विधि थोड़ी महंगी विधि है। इसमें ठोस अपशिष्ट 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है, जिससे ठोस अपशिष्ट राख, गैस एवं ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और खतरनाक कचरा तथा अस्पतालों के अपशिष्ट को प्रायः इसी विधि द्वारा निपटाया जाता है। जैविक पुनः प्रसंस्करण। जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट निपटारे हेतु यह विधि उपयोग में लाई जाती है और इस प्रक्रिया में अपशिष्ट को एक कंटेनर में तब तक रखा जाता है जब तक कि वह अपघटित न हो जाए। अपघटित होने के बाद अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं और जिससे जैविक खाद का ही भी निर्माण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे समुद्री डॉपिंग।
समुद्री ड्रॉपिंग, नाभिकीय कचरे खतरनाक रसायन जैसे ठोस अपशिष्ट को इस विधि से निपटाया जाता है। अपशिष्ट को सुरक्षित पैकेट में अच्छी तरह से भरकर सील कर दिया जाता है और समुद्र में कम से कम 1000 फैथम की गहराई में छोड़ दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट को निर्धारित करने में 3R रेड्यूस और रिसाइकिल भी एक बेहतर विकल्प है। मानव को कम से कम या आवश्यकता अनुसार ही पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए और पुनः चक्र यानी कि रिसाइकिल के माध्यम से पदार्थ को न उत्पाद में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा सामानों को फेंकने के बजाय इनका पुनः उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लाज्मिक आर्क पढ़ेंगे, बस यही लास्ट है। तो प्लाज्मिक आर्क में क्या है? प्लाज्मिक आर्क है यह एक महंगी प्रौद्योगिकी है जिसका इस्तेमाल खतरनाक एवं रेडियो सक्रिय वाले कचरे के निपटाना हेतु किया जाता है। इस विधि में कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तथा प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस नहीं बनते। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 80 समाप्त हो गया। अब बायोलॉजी अब हम लोग का पूरी तरह से समाप्त हो गया। बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर था, ये आज 80 चैप्टर टोटल समाप्त हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे। अब आने वाला जो वीडियो है चैप्टर वाइज हिस्ट्री आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।